नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी रादौन। सुबह के 11 बज चुके हैं और हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। देश में लगातार कोविड के मामलों में गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 1,96,427 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ पिछले 24 घंटे में लगभग 3,511 की मौत भी हो चुकी है। एक दिन में 3,26,850 लोग कोविड से ठीक होकर घर लौट चुके हैं। इसी के साथ कुल केसेस की बात की जाए तो 2,69,48,874 केस जो है वो देश भर में फिलहाल कुल बने हुए हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए डिस्चार्ज केसेस की, जो घर पहुंच चुके हैं मरीज, उनकी बात की जाए तो देश भर में जो कुल आंकड़ा है डिस्चार्ज मामलों का वो 2,40,55,861 पहुंच चुका है। बात की जाए कुल मौत के आंकड़ों की तो वो 3,07,000 के पार पहुंच चुके हैं। इसी के साथ जो एक्टिव केसेस हैं देश भर में वो 25 लाख के पार है, यानी कि 25,86,782। और जिस तरीके से लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है वो फिलहाल जो आंकड़ा है वैक्सीनेशन का देश भर में वो 19,85,38,999 पहुंच चुका है। लगातार जो आंकड़ा है मौत का उसमें फिलहाल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन जो गिरावट है वो वो कोविड के मामलों में दिखाई दे रही है। और लगातार देश में जो कोविड के मामले हैं उनमें कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 1,96,427 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ पिछले 24 घंटे में 3,511 मरीजों ने अपनी जान भी गंवा दी है। एक दिन में 3,26,560 लोग जो है वो ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। इसी के साथ जो कुल केसेस हैं वो 2 करोड़ के 5 पहुंच चुके हैं। तो वही वैक्सीनेशन का जो कुल आंकड़ा है देश भर में वो 19 करोड़ के पार है, यानी कि 19,85,38,000 के पार। और एक्टिव केसेस की संख्या 25,86,782 पहुंच चुकी है। लगातार आपको हम तमाम जो अपडेट है कोरोना से जुड़ी हुई वो बता रहे हैं, जहां पर देश में लगातार कोविड के मामलों में गिरावट आ रही है, कमी आ रही है। देश के तमाम राज्यों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए कि पिछले 24 घंटे में 1,96,000 मामले सामने आए हैं। इसी के साथ लगभग 3,511 मरीज जो है उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी है। तो देश में कोविड के मामलों में गिरावट आ रही है और ग्राफिक्स के जरिए प्राइम न्यूज आपको दिखा रहा है कि आंकड़ा जो है वो क्या कुछ बना हुआ है। अगर बात की जाए कुल मौत के आंकड़ों की तो वो 3,07,000 के पार पहुंच चुके हैं। इसी के साथ 25,86,782 जो आंकड़ा है वो एक्टिव केसेस का बना हुआ है। इसी के साथ देश भर में वैक्सीनेशन जो है वो 19,85,38,000 का हो चुका है। तो इतने लोग जो हैं वो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और इसी के साथ जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो देश भर में अभी भी जारी है। इसी के साथ 18+ को भी अब वैक्सीनेशन हो रहा है और तीसरी लहर के डर से अब बच्चों पर भी कोवैक्सीन जो है वो वैक्सीनेशन का फॉर्मूला तैयार कर रही है और जल्द ही बच्चों पर भी वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसको भी शुरू किया जाएगा। तो कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 19 करोड़ के पास पहुंच चुका है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ हालात और क्या कुछ अपडेट कोविड के मामलों में देश में बनी हुई है। देश में कोविड के मामलों में लगातार गिरावट दिखाई दे रही है, कमी आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, डीएम के साथ बैठक करते हैं वर्चुअल तरीके से और उस तमाम बैठकों में जो है हिदायतें दी जाती है कि कैसे आपको कोविड के मामलों में गिरावट लानी है और क्या कुछ व्यवस्थाएं फिलहाल स्वास्थ्य विभाग में बनी हुई हैं उसका भी लगातार जायजा प्रधानमंत्री लेते रहते हैं। इसी के साथ तमाम जो राज्य हैं उनके मुखिया भी लगातार अपने राज्य में संक्रमण को फैलने से रोक रहे हैं। लगातार तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि इन व्यवस्थाओं के चलते जो केसेस है उनमें कमी है और इन व्यवस्थाओं का ही असर है कि फिलहाल जो केसेस है उनमें कमी आ रही है। लेकिन चिंता की बात यह है कि जो मौत के आंकड़े हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस सब चिंताओं के बीच जो बीमारियां हैं वो भी नई नई सामने आ रही है, यानी कि यह फंगल इन्फेक्शन भी लगातार फैलता जा रहा है। लगातार जो कोविड है वो नए नए रूपों में बहरूपियों की तरह सामने आ रहा है, जहां पर ब्लैक फंगस के साथ में व्हाइट फंगस और अब येलो फंगस के रूप में भी तमाम जो केसेस है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अच्छी खबर यह है कि देश में जो है कोविड के मामलों में गिरावट आ रही है। लेकिन सबके बीच आप सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है और लॉकडाउन भी फिलहाल लगा हुआ है तमाम राज्यों में और लॉकडाउन के चलते एहतियात के तौर पर आप सभी घर पर रहें और जितना जरूरी ना हो घर से ना निकले।
तो पिछले 24 घंटे में 1,96,427 नए मामले सामने आए हैं कोविड के। इसी के साथ 3,511 मरीजों ने पिछले 24 घंटे में अपनी जान भी गंवा दी है। इसी के साथ लगातार जो केसेस है उनमें कमी भी देखी जा रही है। तो वैक्सीनेशन जो हो रहा है वो भी फिलहाल 19 करोड़ के पार पहुंच चुका है। 19,85,38,000 लोग फिलहाल वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। लगातार देश में कोविड के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ हालात फिलहाल और क्या कुछ अपडेट कोविड को लेकर देश में बनी हुई हैं। देश के हालात क्या कुछ हैं कोविड के मामलों में। फिलहाल जो हालात है वो बेहतर होते जा रहे हैं और इन सब के बीच जो वैक्सीन है वो भी अपना काम कर रही है। और हालांकि अभी इंतजार देशवासियों को स्पुतनिक वी वैक्सीन का भी है और साथ में डीआरडीओ ने भी 2DG दवाई बनाई है जो भी फिलहाल अस्पतालों को दी गई है। हालांकि अब ये दवाई जनता को अभी नहीं मिल रही है, केवल अस्पतालों को ही प्रोवाइड करवाई जा रही है। लेकिन सबके बीच जो आंकड़े हैं उनमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो देश में कोविड के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। एक दिन में देश भर में लॉकडाउन लगाया गया है, तमाम राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है और इसी लॉकडाउन का असर ये है कि जो केसेस हैं वो कम आ रहे हैं। तो लॉकडाउन की वजह से ही फिलहाल केसेस कम आ रहे हैं। जो तमाम जो जनता है वो अपने घरों में कैद है, सभी का वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। ऐसे में इसी का फायदा फिलहाल देश को ये मिल रहा है कि जो केसेस है कोविड के मामलों में वो कम आ रहे हैं। ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि अगर लॉकडाउन धीरे धीरे कम होता है, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होती है, ऐसे में भी जनता को जो है लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं है। फिर भी खुद के दायरे में अपने आप को लॉक रखें और कोशिश करें जितना कम से कम वो बाहर निकले और घर में ही कैद रहे। लगातार जो लॉकडाउन है उसका असर देश भर के तमाम राज्यों में दिखाई दे रहा है। यानी कि सावधानी बरतिए और लॉकडाउन से बचिए, यही अपील प्राइम न्यूज भी आपसे लगातार कर रहा है कि सावधानी बरतिए और जितना हो सके लॉकडाउन अगर खुलता भी है, अनलॉक की प्रक्रिया अगर होती भी है तो फिर भी आप कोशिश करें कि घरों में ही कैद रहें और अपना घर से ही काम करें। सिर्फ जो जरूरी चीजें हैं, एसेंशियल आइटम्स हैं, उनको लेने के लिए ही घर से बाहर जाएं और अपने घर में रहकर सावधानी से अपने परिवार और अपनों का ख्याल रखें। लगातार प्राइम न्यूज आपसे यही अपील कर रहा है और यही जानकारी और तमाम जो अपडेट्स जो है वो ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ बनी हुई है, यही जानकारी हम लेंगे हमारे तमाम रिपोर्टर्स के साथ जो फिलहाल ग्राउंड जीरो पर तैनात हो चुके हैं। हमारे साथ तमाम जो रिपोर्टर्स वो बने हुए हैं। सबसे पहले आलोक तनेजा, मैं आपके पास पहुंचूंगी। आलोक, फिलहाल आपके जिले में क्या कुछ हालात आज बने हुए हैं? ठीक है साक्षी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सहारनपुर में लगातार जो कोरोना संक्रमण के केस है वो लगातार उसके ग्राफ में कमी आ रही है। यहाँ पर बीते दिन यहाँ 197 केस मिले और सबसे ज्यादा सुखद बात सहारनपुर के लिए हुई है जो पहली बार देखने में मिला है। 974 लोग जो है रिकवर्ड होकर अपने घर में गए। हालांकि 3 मौतें भी यहाँ पर दर्ज की गई हैं, लेकिन ये मौतें वो हैं जो लोग बहुत बुजुर्ग थे और जो पहले से बीमार चले आ रहे थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए। वो उनको कोरोना हो गया तो वो सर्वाइव नहीं कर रहे। वर्तमान में जो एक्टिव केसों की संख्या है सहारनपुर में वो 332 रह गई है। जो एक्टिव केस सहारनपुर में पिछले 10 दिन पहले 8500 का आंकड़ा क्रॉस कर गए थे, वो 3000 के लगभग आकर टक गए। ठीक है, पुलिस की सख्ती लगातार यहाँ पर बढ़ रही है, लापरवाही करने वालों पे चालान किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि जनता जिसके लिए ये सारा कुछ हो रहा है, जिसके लिए लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके लिए इतनी सख्ती की गई है, जिन लोगों के लिए इतने चालान की व्यवस्था की है, जिनके लिए इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है, वो लोग मान नहीं रहे, लापरवाही कर रहे हैं, कारण सड़कों में घूम रहे हैं। जैसे पुलिस आती है भाग जाते हैं और जब पुलिस चली जाती है तो फिर उसी तरीके का रवैया वो अपना लेते हैं। हालांकि तीसरी लहर की आशंका भी चल रही है देश में, तीसरी लहर की आने की, इसके भी बड़े खतरनाक, अगर हम हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो इसके भी बड़े खतरनाक परिणाम आने वाले हैं। मैं सहारनपुर की बात बताऊं, सहारनपुर में तीसरी लहर को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। यहाँ पर
PICU बच्चों के लिए जो वार्ड है वो बनाए गए हैं। यहाँ पर पूरी तैयारी में ऑक्सीजन का एक नया प्लांट या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लग रहा है। ये सारी तैयारियां यहाँ की जा रही है। जी साक्षी जी, ठीक है, आगरा का रुख करेंगे। मानवेंद्र, आपके जिले में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? शहर शहर जो है जंग लड़ी जा रही है कोविड से बचने के लिए। आपको बता दूं साक्षी के पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो आगरा मात्र 30 मामले सामने आए हैं। अगर बात की जाए तो ये पिछले 2 महीने के अंदर सबसे कम आंकड़ा है जो आगरा में कोरोना संक्रमितों का देखने को मिला है। आपको बता दूं इस दौरान हालांकि जो क्योर रेट है, जो रिकवरी रेट है, वो बढ़कर 95.16 हो गया है, जो कि अप्रैल में लगभग 68% पे आ गया था। लेकिन अगर बात की जाए मौतों की तो वो आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कल 24 घंटे के अंदर भी 7 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है, जहाँ पे कोरोना संक्रमितों की संख्या घटती जा रही है लेकिन मौतों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और भी ध्यान दे रहा है कि आखिरकार इन मौतों को बढ़ने का कारण क्या है। तो आपको बता दूं साक्षी के आगरा में लगातार जो अगर अप्रैल की बात की जाए तो 20 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में कोई दिन ऐसा नहीं था जब आंकड़ों की संख्या 700 से नीचे नहीं रही हो, 700 से ऊपर नहीं रही हो। और ऐसे में एकदम कोरोना के कर्फ्यू लगने के बाद जो सीएम योगी द्वारा लगाया गया बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा लिया गया फैसला है, जिसके बढ़ावा पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं कि हर जगह पे कोरोना संक्रमितों की संख्या में काफी कमी आती जा रही है। ऐसे में आगरा में भी लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी है। पिछले 24 घंटे में 30 कोरोना संक्रमितों की संख्या बताने के काफी है कि कोरोना कर्फ्यू का असर कितना बड़ा है, जिस कारण कोरोना संक्रमण कम होता हुआ जा रहा है। लेकिन साक्षी इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि अभी तक आगरा की जो जनसंख्या है वो लगभग 40 लाख से ऊपर की है, लेकिन अभी तक पिछले साल से लेकर आज तक की बात की जाए तो कुल 8,70,000 लोगों के लिए अभी तक कोरोना टेस्ट हुए हैं। और सीएम योगी का भी लगातार निर्देश है कि जितनी ज्यादा टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी उतनी ज्यादा टेस्टिंग होगी, उतना अच्छा ट्रीटमेंट होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि लोगों की जैसे टेस्ट करें, ये तो ऐसे बीमारी से हमेशा के लिए निजात पाया जा सके। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। वाराणसी का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी लवकेश लगातार बने हुए हैं। लवकेश, खुद मुख्यमंत्री फिलहाल वाराणसी में मौजूद है, लगातार ग्राउंड जीरो से उनके द्वारा जो है तैयारियों का जायजा भी लिया जा रहा है। ऐसे में कितनी सावधानी वहां की जनता फिलहाल बरत रही है? बिल्कुल साक्षी, हम बता दें आपको कोरोना को लेकर के वाराणसी में राहत भरी खबर है। जिस तरीके से वाराणसी के हालात बद से बदतर हुए थे, 2000-3000 ऐसे आंकड़े निकलते थे। कहीं न कहीं जिला प्रशासन और शासन के सामने और स्वास्थ्य विभाग के सामने एक चुनौती थी। उनको कहीं न कहीं बनारस की जनता ने बखूबी शासन और प्रशासन और स्वास्थ्य टीम का साथ दिया और लॉकडाउन का भरपूर पालन किया। उसका नतीजा यह रहा कि जो आंकड़े 2000-3000 4,000 तक पहुंचे थे, आज वो आंकड़े 200, 250 और 150 तक सीमित हो गए। ये सबसे बड़ा अगर कोई श्रेय रहा तो सबसे बड़ा जो लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन का सबसे बड़ा श्रेय देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन बना और जनता ने पालन किया। बार बार हम लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से जागरूक करते रहे और यहाँ की जिला प्रशासन भी सोशल मीडिया में तमाम चीजों के तरीके से लोगों को जागरूक करती रही कि जब बेहद जरूरी है सभी घर से बाहर निकले, अन्यथा न निकले। उनके जो जरूरत की सामग्री है, जो असहाय है, गरीब तबके के लोग हैं, वो भी घर में सुरक्षित रहे। उनके खाने से लेकर दवा से लेकर सारी सुविधा मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की निरंतर काम करती रही। इसका नतीजा आज देखने को मिला कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज देखिए होंगे कि जिस तरीके से तस्वीरों में आपने देखा कि ड्रोन कैमरे के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए नगर निगम ने एक जो मुहिम छेड़ी है कि कोरोना से कैसे बचाव किया जाए। लोगों को ये संदेश खाने से पहुंचे कि आप घर में रहे, बेवजह का ना निकले, सुरक्षित रहे, हाथ धोए और सावधानी बरतते रहे और जो साफ सफाई उसका ध्यान रखते रहे। ये सबसे बड़ा लॉकडाउन और जनता, जो वाराणसी की जनता ने लॉकडाउन का भरपूर साथ दिया, शासन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम का, वो सबसे बड़ा श्रेय रहा। बिल्कुल, लॉकडाउन का ही असर है कि फिलहाल जो केसेस है उनमें कमी दिखाई दे रही है। गाजियाबाद का क्या कुछ हाल है वो हम जानेंगे जितेंद्र भाटी से। जितेंद्र, फिलहाल गाजियाबाद में कितने लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है, कितने केसेस आज आए हैं? बिल्कुल साक्षी, आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में 179 यानी 179 केस संक्रमितों के आए हैं, जिनमें से लगभग 254 ठीक होकर अपने घर भी पहुंचे हैं। हालांकि 7 लोगों की मौत भी हुई है। आंकड़ा जो है लगातार कम हो रहा है, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। लॉकडाउन का असर देखने को मिला है, जिस तरीके से लोग अब लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं लोग भी जान चुके हैं कि लॉकडाउन का उल्लंघन करना ना सिर्फ उल्लंघन करना होगा बल्कि जान जोखिम में डालना होगा। तो कुल मिलाकर गाजियाबाद में हालात सामान्य बने हुए हैं। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार कई जगहों का निरीक्षण कर रहे हैं जहाँ पर अनियमितता लगातार पाई जा रही है। तो कुल मिलाकर अभी हालात सामान्य है। ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो बीते दिनों ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। जिस तरीके से ऑक्सीजन की लगातार कमी देखने को मिल रही थी, वो कमियां पूरी कर ली गई हैं। अस्पताल में बेड भी मिल रहे हैं और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर
जो यूँ कह सकते हैं कि अस्पताल बनाने की बात की गई है, और जो कि कई बेड को व्यवस्थित किया गया है जहाँ पे ऑक्सीजन मिल सकेगी, और अगर कोई होम आइसोलेट है तो उसको भी ऑक्सीजन मुहैया कराने की लिए एक सोशल मीडिया पर नंबर भी प्रशासन की तरफ से लगातार वायरल किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर व्यवस्थाएं जो हैं वो सामान्य बनी हुई है। हालांकि सहूलियत देने की जरूरत है, अभी संक्रमण से खतरा है, लोग लॉकडाउन का लगातार पालन करें जिस तरीके से, उससे ही कहीं ना कहीं कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। जी साहब, बिल्कुल आलोक, ये लॉकडाउन का ही असर है जो फिलहाल देश भर में, प्रदेश भर में जो है केसेस कम आ रहे हैं, सफलता मिल रही है राज्यवासियों को। देखिए जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया लगातार तो एक हफ्ते तक बढ़ाया गया है, एक हफ्ते का पहले से बढ़ाया, फिर एक हफ्ते का बढ़ाया। इससे एक तो पैनिक नहीं हो रहे हैं लोगों को, एक पैनिक नहीं हो रहे हैं और उनको और रोजमर्रा की चीजें मिल रही हैं। और ये लॉकडाउन का असर है कि तेजी से केसेज में, संक्रमित लोगों में गिरावट आ रही है। मैं सहारनपुर की बात बताऊं, सहारनपुर में जिस तरीके से संख्या गिरती है, यहाँ पर 643 बेड थे, जहां पर बहुत मारामारी हो रही थी बेडों की, बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था। यहाँ पर जिस तरीके से हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल तैयार किए गए थे और सरकारी हॉस्पिटल को मिलाकर सहारनपुर में 643 बेड की संख्या थी। और ये बहुत सुखद बात है कि मुख्यमंत्री जब से ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं, उन्होंने सहारनपुर का भी दौरा किया और भी वो लगातार दौरा कर रहे हैं। और जिस तरीके से उनके तेवर प्रशासन में दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से वो प्रशासन को सख्त निर्देश दे रहे हैं, यहाँ पर 643 के अगेंस्ट 411 बेड आज की तारीख में यहाँ पर खाली है। आप देखिए जहां पर इतनी तेजी से संक्रमण, ये सब लॉकडाउन का ही नतीजा है। लॉकडाउन होने के बाद जिस तरीके से ट्रिपल टी पर वर्क हुआ है, ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीट पर वर्क हुआ है, ये बहुत सराहनीय काम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर उतर की। लेकिन आलोक, हमने फर्स्ट वेव में देखा था जब जो है लगातार जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे थे तब लॉकडाउन लगाया गया था, उसके बाद अनलॉक भी कर दिया गया था और उस अनलॉक का ही नतीजा था कि केसेस जो है एक बार पीक पर पहुंच गए। अगर अब अनलॉक की प्रक्रिया होती है, एक बार फिर से जनता बाहर घूमती है, लापरवाही बरतती है, तो ऐसे में केसेस जो है वो वापस उछाल मार सकते हैं। देखिए साक्षी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर अनलॉक होता है और तेजी से, क्योंकि घनी आबादी वाले क्षेत्र है, सहारनपुर में भी 40 लाख लोगों की आबादी है, घनी आबादी वाले क्षेत्र है, क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या ज्यादा है। इस तरीके से जो सोशल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बहुत पिछली बार में और इस बार में जो अंतर देखने को मिल रहा है, वो ये देखने को मिल रहा है कि लोगों ने मास्क, जो पहले लोग मास्क नहीं लगाते थे, बार बार उनके चालान करने पड़ते थे, बार बार उनको सख्त करना पड़ता था, अब हर आदमी, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, जब घर से बाहर निकलता है तो मास्क को लगाकर जरूर निकलता है। हाँ, जब ये 7 बजे से लेकर 11 बजे तक रोजमर्रा की चीजें, सब्जी है, डेयरी है और तमाम चीजों के लिए, राशन के लिए जब बाहर निकलते हैं लोग, तब थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का, सब्जी वाले की दुकान है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाती है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर अनलॉक के बाद भी ये सब सख्ती और सावधानी जनता ने, अब जितना प्रशासन कर सकता था प्रशासन उतना कर रहा है। प्रशासन का काम है लोगों को समझाना, जागरूक करना। प्रशासन चाहता है कि डंडे से नहीं, सौम्य भाषा से जनता को समझाया जाए। लेकिन अब जनता को भी समझना होगा, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनको भी इस बात का, जो यहाँ पर निगरानी समितियां हैं, उनको पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से अपने अपने क्षेत्र में अनाउंस करना पड़ेगा ताकि लोग जागरूक हो। जी साक्षी, बिल्कुल। मानवेंद्र, लगातार मुख्यमंत्री ये कहते रहे हैं कि हमको जनता का जीवन भी बचाना है, जीविका भी बचानी है। ऐसे में अगर अनलॉक की प्रक्रिया होती है तो जीविका के साथ साथ जीवन बचाना कितना मुश्किल हो सकता है सरकार के लिए? आपको बता दूं साक्षी, जिस तरीके से इस बार जो कहर ढाया है, जो सबसे बड़ा कहर मध्यम वर्ग के ऊपर टूटा है, तो कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के लोग जो है वो काफी संभले हुए हैं, बहुत जरूरत की चीजों के लिए बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। हालांकि जो एक अल्प आय वर्ग है उसके लोग कामकाज की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, वो लोग जरूर एकजुट होकर लोगों को भीड़ देखी जा सकती है शहर में। लेकिन उसके भी अब उनमें भी जागरूकता आई है, वो लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कि कोरोना ने ना तो किसी को भी नहीं बख्शा, ना मध्यम वर्ग से बच पाया, ना उच्च वर्ग बच पाया, नहीं ना ही अल्प वर्ग बचाया था। तो ऐसे में लोगों में जागरूकता है कि अगर कोरोना से संक्रमित हो गए तो एक तरफ तो इलाज का भारी खर्चा सामने आएगा, वहीं दूसरी ओर स्वजन बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो ऐसे में लोग अब जागरूक हैं और हालांकि जिस तरीके पुलिस प्रशासन द्वारा भी कार्यवाही की जा सकती हैं, जिस तरीके चालान काटे जा रहे हैं, बाकी चीजें की जा रही है, तो इससे भी लोगों में थोड़ा सा डर भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हालांकि लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर देखा जा रहा है तो मास्क को लेकर जागरूकता काफी बड़ी है। साथ ही साथ आपको बता दूं किस तरीके से अब कोरोना संक्रमितों की संख्या में जो अंतर आया है उसका एक बड़ा कारण वैक्सीनेशन भी हो सकता है। जिस तरीके से युवा वर्ग लगातार आगे आया है वैक्सीनेशन कराने के लिए, चाहे किसी भी जो व्यक्ति हो वो वैक्सीनेशन कराने के लिए स्लॉट बुक करता हुआ नजर आ रहा है।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की बढ़ती संख्या है, इसको लेकर लगातार प्राइमरी लोगों को जागरूक कर रहा है कि अगर वैक्सीन लगेगी तो कम से कम जान से जाने का खतरा बच जाएगा। हालांकि वो कोरोना संक्रमित तो हो सकते हैं, लेकिन उनकी जान का खतरा नहीं बनेगा। तो ऐसी चीजों को लेकर लोग भी जागरूक हो रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए नंबर बढ़ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए जो लोग मास्क के लिए जागरूक नहीं करते, पिछले लॉकडाउन में देखा जाता है लोग बिना मास्क घूमते नजर आते थे, बेवजह घूमते हुए आते थे। बेवजह तो लोग अभी भी घूमते नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मास्क लगा के जा रहे हैं। तो ऐसे में जागरूकता लोगों में बढ़ी है और आने वाले समय में जब अनलॉकडाउन होगा तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। वहीं लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि अगर कोरोना से बचना है तो स्वयं ही इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। बिल्कुल, लगातार जनता लापरवाही बरत ही रही है। ऐसे में आगरा की जो जनता है वो कितनी तैयार है लापरवाही अगर अनलॉक की प्रक्रिया होती है, अगर अनलॉक की प्रक्रिया के बीच जो है लगातार फिर से लापरवाही बढ़ती जाती है, ऐसे में कितनी तैयारी फिलहाल जनता में भी दिखाई दे रही है? साक्षी, आपको बता दूं, अगर बात की जाए सबसे पहले व्यापारिक संगठनों की बात करूंगा। व्यापारिक संगठनों ने ये मांग जरूर रखी है कि आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा है जिस तरीके लॉकडाउन है, लेकिन उनका अब ये साफ कहना है कि अगर मार्केट खोले भी जाए तो ऑल्टरनेट डेज के हिसाब से खोला जाए या शिफ्ट के हिसाब से खोले जाए, तो इससे भीड़ कम रहेगी और लोगों को सामान भी, सब चीजों की उपलब्धता भी हो पाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं व्यापारिक संगठन ने जो जितने भी आग्रह वो सभी तरफ इस जो कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है इसको फराते हुए नजर आते हैं। इसकी वजह से ही कोरोना से संक्रमण से निजात पाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वही अगर जनता की बात की जाए तो एक वर्ग ऐसा भी है जो ये चाहता है कि अब धीरे धीरे सोशल डिस्टेंस का पालन भी हो और जिस तरीके मास्क के बिना लोग बाहर न जाना है। लेकिन एक जो वर्ग है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो बिल्कुल निम्न अगर लोगों की बात की जाए, वो जो वर्ग है जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है, वो अभी भी कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी की तलाश में, अपने घर को चलाने की तलाश में रोज सड़कों पर निकलते हैं। उनको कोरोना से डर है जो धूप से। हालांकि सीएम योगी द्वारा ऐसे परिवारों के लिए भी फंडिंग की व्यवस्था की गई है, परिवार देने की बात कही गई है, जिस तरीके से जो रेहड़ी का काम करते हैं, जो रिक्शा चालक हैं, सबके लिए तो उनकी लिस्ट भी प्रशासन द्वारा बनाई जा रही है। तो ऐसे में अगर ये काम जल्दी किया जाता है तो ऐसे लोगों को राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण से निजात दिलाने में ये लोग सहायक सिद्ध होंगे। ठीक है लवकेश, एक ऐसा वर्ग होता है जिसका वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता, जो हर रोज कमाता है, हर रोज खाता है। ऐसे में उस वर्ग के लिए क्या कुछ तैयारियां जो है लगातार आपके जिले में हो रही हैं? और ऐसे में अगर लॉकडाउन की प्रक्रिया हटती है, अनलॉक होता है, तो क्या कुछ कितनी तैयार जो है वो वर्ग है फिलहाल? बिल्कुल साथी, देखिए हम आपको बता दें, अगर अनलॉक की प्रक्रिया अगर खत्म होती है तो उसमें लेकर के व्यापारी वर्ग तो पहले ही सतर्क है। व्यापारियों ने, जो वाराणसी के व्यापारी वर्ग ने जो अहम कदम उठाया था वो सराहनीय कदम था कि हम 4 घंटे दुकानें खोलेंगे नियम और कानून से, क्योंकि उन्हें सामान भी बेचना है, जनता को बचाना भी है, लेकिन किसी भी तरीके की कोई कमी ना हो, उसको लेकर के व्यापारी वर्ग ने जो यह कदम उठाया है कि 4 घंटे खोलेंगे। पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो वाराणसी की जनता और व्यापारी वर्ग जितने भी मध्यम वर्गों के कुछ भी हो, जिस तरीके से वाराणसी के प्रशासन, जो स्वास्थ्य विभाग की और उत्तर प्रदेश सरकार जो पहल उठा रहे हैं उसके कदमों, नक्शे कदमों को वाराणसी की जनता के लिए व्यापारी वर्ग भी हो करके वो अनलॉक प्रक्रिया के लिए पूरी तरीके से तैयार है कि अगर अनलॉक प्रक्रिया खुल जाती है तो उसको लेकर के वाराणसी प्रशासन को किसी भी तरीके की वो जोखिम न उठानी पड़े। जो तीसरी लहर की हम बात कर रहे हैं, जो तीसरी लहर को लेकर के तैयारियां चल रही है, वो तीसरी लहर से हम पहुंच न जाए, वो सिर्फ कोविड-19 का पालन करते हुए मास्क, सैनिटाइजर और जो भी जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए पूरी तरीके से वाराणसी के जनता और व्यापारी वर्ग और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल लवकेश, अगर जनता को ये भी समझना होगा कि अगर लॉकडाउन हटता है तो जनता को इस सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है अभी भी। जी बिल्कुल, देखिए साथी, अगर जनता नहीं समझती तो आज स्थिति कुछ और होती। बनारस में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा था, ब्लैक फंगस से भी दस्तक देती थी, ये कहीं ना कहीं जनता की ही समझ है। लेकिन फिर भी हम लोग अपने चैनल के माध्यम से और भी सोशल माध्यम से ये अपील करते हैं जनता से कि जिस तरीके से उन्होंने लॉकडाउन में प्रक्रिया अपनाई है, अगर अनलॉक की प्रक्रिया खोल दी जाती है तब तक भी जनता सजग रहे, सुरक्षित रहे और सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का पालन करते रहे, जो कि यह भयावह स्थिति तीसरी लहर जो आने वाली है वो स्थिति उत्पन्न नहीं ले पाए। बिल्कुल, गाजियाबाद की तस्वीरें हमने लगातार देखी हैं। गाजियाबाद में फिलहाल लापरवाही भरी तस्वीरें भी हमने बहुत देखी हैं, जहां पर जनता जो है लॉकडाउन का पालन नहीं करती है। ऐसे में अगर लॉकडाउन हटता है तो ऐसे में ये तो साफ है कि गाजियाबाद की जो जनता है वो लापरवाही बरतेगी ही और हो सकता है केसेस में बढ़ोतरी भी हो। फिर देखिए, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने लोगों को रोका हुआ है कि अगर किसी भी तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं तो उनको दंडित किया जाएगा, उसको लेकर लोग अपने घरों में हैं, जो लोग निकल रहे हैं उनको किसी न किसी काम के लिए दस्तावेज अपने दिखाने पड़ते हैं। जैसे एक शख्स है यहाँ पर जा रहे थे, इनसे बात कर लेते हैं। आप बताएं किस तरीके की लॉकडाउन के दौरान किस तरीके की परेशानी आई है, क्योंकि लगातार लॉकडाउन है और जो आम जन है उसको खासा परेशानी होती है।
खाने धमाने में और तमाम चीजों में, क्या कहेंगे? तो देखिए, परेशानी तो सब चल रहा है, बड़ी स्थिति खराब चल रही है। लॉकडाउन की वजह से काम हमारा बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान है। तो लॉकडाउन अगर खुलता है तो किस तरीके की तैयारियां, किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? क्योंकि कोरोना काल समाप्त नहीं हुआ, हालांकि लॉकडाउन अगर खत्म हो जाता है 1 तारीख को, तो क्या कहेंगे? खत्म हो जाता तो सही है, अच्छा है। हम चाहते हैं कि जल्दी से सारी स्थितियाँ यहाँ कंट्रोल में हो जाए, हमारा काम चालू हो जाए, सबकी घर की रोजी रोटी चालू हो जाए। देखिए साक्षी, ये एक आम नागरिक है जिसका साफ तौर पे कहना है कि घर की रोटी रोजी चालू हो जाए। चाहता है लॉकडाउन खुले तो वो लोग कमाने निकले, और जिस तरीके से हालात बन गए, क्योंकि अगर मकान मालिक अगर किराए पे रहता है, अगर कोई शख्स किराए पे रहता है तो मकान मालिक लगातार उससे किराया मांग रहा है, जबकि अगर कोई किस तरीके को उसे EMI देनी है मोबाइल फोन की, अपने 2 व्हीलर की, अपने होम लोन की, तो उसको वो भी चुकाने हैं। तो कुल मिलाकर अभी कर्जे की स्थिति बन गई है उन लोगों के लिए जो लॉकडाउन में अपने घर में पड़े हैं, क्योंकि सभी कार्यालय अभी बंद कर दिए गए हैं, और कमाने धमाने वाले जो लोग थे, जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, उनको खासा परेशानी हो रही है। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि उन्हें 1000 रुपए की मदद दी जाएगी, लेकिन बावजूद इसके जो लोग लेनदेन काफी ज्यादा अमाउंट की सैलरी पर जॉब किया करते थे, उनके लिए खासा दिक्कत हो गई है, क्योंकि ऑफिस उनके बंद है, सैलरी नहीं आ रही है। तो ऐसे में घर चलाना बेहद मुश्किल हो गया है एक मध्यम वर्गीय लोगों के लिए। और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से, वो तो लगातार की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से 2020 में कोरोना काल था और उस दौरान EMI को 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया था, यानी 3 महीने तक कोई EMI नहीं देनी है। अगर ऐसे प्रशासन की तरफ से आदेश आते तो जाहिर तौर पर लोगों को राहत की सांस लेनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लोगों को EMI के लिए कॉल जा रहे बैंक से, वो काफी परेशानी का सबब बन गया है। और अब चाहते हैं लोग कि लॉकडाउन खुल जाए और वो कमाने निकले, और इस तरीके से जो खर्चा होता है उसको बेयर करें। जी, परेशानी तो हर वर्ग के लिए, लेकिन ऐसे में सवाल महत्वपूर्ण तो यही बनता है ना कि अगर अनलॉक की प्रक्रिया होती है तो ऐसे में सावधानी जो है वो जनता को ही रखनी पड़ेगी अपने लिए। बिल्कुल साक्षी, सावधानी की अगर बात की जाए तो अब लोगों को आदत पड़ गई है कि लोग मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि मास्क का अगर प्रयोग नहीं करते तो जाहिर तौर पर संक्रमण बढ़ सकता है। ऐसे में जो लोग घर से निकल रहे हैं वो इस तरीके के 2 मास्क अपने फेस पर लगाते हैं, क्योंकि संक्रमण वो जान चुके हैं संक्रमण लगातार फैलता है, और इस वजह से मास्क से और सैनिटाइजर का प्रयोग करके, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके इस संक्रमण से बचा जा सकता है। बावजूद इसके लॉकडाउन है, पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय है, प्रशासन है, तो नहीं निकल रहे हैं, उनके लिए काफी फायदेमंद बात है, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान कोरोना की जो रफ्तार थी उसको धीमी किया गया है, और जो आंकड़े 1000 से ऊपर पहुंच गए थे वो कहीं ना कहीं अभी कम हुए हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 189 यानी 179 मामले सामने आए, जिनमें से जो संक्रमित लोग थे उनके 254 लोग घर पहुंचे ठीक होकर। वहीं एक दुखद खबर यह है कि जिला गाजियाबाद में बीते 24 घंटे में 7 लोगों की मौत भी हुई है। और अगर तमाम एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो वो तकरीबन 2000 लोग हैं, जो कि कई अन्य अस्पतालों में जिनका इलाज चल रहा है, कोरोना से जूझ रहे हैं वो। लेकिन उन लोगों के लिए हम कहना चाहेंगे घर में रहें, अगर कोई काम होता है तभी घर से निकले, और अगर घर से भी निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और समय समय पर हाथों को धोते रहें, मुंह को धोते रहें, क्योंकि अभी कोरोना काल समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना काल के साथ में ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दी है, बल्कि ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस, और व्हाइट फंगस के बाद अभी येलो फंगस भी लगातार लोगों को परेशान करे हुए है। जी साहब, बिल्कुल आलोक, जितनी जिम्मेदारी सरकार की बनती है, प्रशासन की बनती है कि वो जनता से लॉकडाउन का पालन करवाए, उतनी ही जिम्मेदारी या कहें कि उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो जनता की भी बनती है। की बात है, जनता को समझना होगा कि पैसा किसके लिए कमाता है आदमी। पैसा अपनी शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए कमाता है, अपने स्वास्थ्य के लिए कमाता है, अपने रोजमर्रा की चीजों के लिए कमाता है। जो आदमी पैसे की तरफ पैसे को कमाता है, इन्हीं सब चीजों को, और इन्हीं सब चीजों पे संकट है, बच्चों पे संकट है, अपने जीवन पे संकट है, सब चीजों पे संकट खड़ा हुआ है। कोरोना के साथ अब लोगों को जीना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी। कोरोना का संक्रमण भी बहुत जल्दी जाने वाला नहीं है, इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। और जीने की आदत डालने का मतलब ये है कि आपको 2 गज की दूरी, मास्क और जो जितने भी कोविड प्रोटोकॉल्स है इनका पालन करना पड़ेगा। जान है तो जहान है, अगर जिंदगी है तभी सब कुछ है। इन सब चीजों को अगर नहीं मानेंगे, जनता जागरूक नहीं होगी, तो प्रशासन कितना भी कर ले, जब तक
जब तक इच्छा शक्ति जनता की नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जी साथियों, ठीक है मानवेंद्र, लॉकडाउन जो है वो एक अंतिम रास्ता नहीं हो सकता है। लॉकडाउन को जो है अनलॉक करना ही होगा क्योंकि ऐसे तमाम वर्ग हैं जो लगातार अपनी जीविका को बनाए रखने के लिए नौकरी पर जाते हैं। ऐसे में अगर अनलॉक की प्रक्रिया होती है तो आगरा के जो वासी हैं वो कितने तैयार हैं, कितनी सावधानी वो खुद रख सकते हैं? साक्षी, आपको बता दूं लॉकडाउन होती है तो सबसे बड़ी बात सामने आती है कि आगरा एक पर्यटन नगरी है जहाँ पे कि देश विदेश से पर्यटक आते हैं। हालांकि फ्लाइट्स बंद है लेकिन फिर भी देशी पर्यटकों का आना जाना लगातार ताजनगरी आगरा में रहता है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सावधानी बरती जाती है। जैसे पिछले दिनों की जब भी कोरोना का लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन का जब खोली गई थी, पर्यटन इंडस्ट्री खुली थी, तो यहाँ पर कोई पर्यटक जो है वो पॉजिटिव होता हुआ नजर नहीं आया था। सब जगह पे स्मारकों पे सब जगह पे टेस्टिंग स्टार्ट कर दी गई थी और ये टेस्टिंग कभी जारी रहनी चाहिए। जब लॉकडाउन में भी ये टेस्टिंग लगातार जारी हो, जहाँ पर संक्रमण के एरियो में सैनिटाइजेशन लगातार हो, तो कहीं ना कहीं इस कोरोना संक्रमण से निजात पाई जा सकती है। वही जो नागरिक है वो भी जब जागरूक होते जा रहे हैं, मास्क की अहमियत वो लोग समझने लगे हैं। जिन परिवारों ने अपने स्वजनों को खोया है वो तो बेहद एहतियात बरतते हुए नजर आ रहे हैं। वो लोग बिना किसी काम के सड़कों पर नजर नहीं आते हैं, अगर जाते भी हैं तो डबल मास्क का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जागरूकता लोगों में बढ़ी है। हालांकि एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से आर्थिक तौर पर लोगों को टूर कर दिया जाए, चाहे लॉकडाउन रहा हो या फिर अभी आंशिक कर्फ्यू जो कोरोना कर्फ्यू कहलाता है ये रहा हो, इन दोनों टाइम पीरियड में सबसे बड़ी बात यही है, कई कारण था कि लगातार चाहे पीएम मोदी हो या सीएम योगी लगातार लॉकडाउन ना लगाने की बात कहते हुए नजर आ रहे थे। जब बहुत ज्यादा स्थितियां विपरीत होने लगी तो उसके बाद उन्होंने एक तरह से आंशिक कर्फ्यू लगाया, हालांकि में लॉकडाउन भी लगाया गया, लेकिन आर्थिक स्थितियां ना बिगड़ने पाए लोगों की, क्योंकि इसी आर्थिक स्थिति अगर बिगड़ेगी तो कहीं ना कहीं लोग दोबारा एक बार मजबूर होंगे बाहर निकलने के लिए। तो इन्हीं चीजों को रोक करने के लिए काफी चीजों को प्रयास किए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अनलॉकडाउन होगा तो लोग अपने व्यापार कामकाजों पर थोड़ा एक्टिव होंगे तो उनको परेशानी ना हो इन चीजों के लिए पहले से ही वैक्सीनेशन का जोर किया जा रहा है। अगर वैक्सीन इस टाइम पीरियड में लोगों को लग जाती है तो कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, उन लोगों को नई चिंता नहीं होगी जो जान नहीं जा सकती है। प्राइम न्यूज लगातार दर्शकों को अपने अवगत करा रहा है कि वो वैक्सीनेशन जरूर कराएं। लगातार कई कार्यक्रमों के जरिए हम लोग भी जब मिलते हैं लोगों से, जनता के बीच में जाते हैं तो उनको कहते हैं कि आप लोग वैक्सीन कराइए। वैक्सीनेशन कराने से कहीं ना कहीं आपका जान बचेगी और जान बचेगी तो आपके लिए बाकी सब चीजें बच सकती है। तो ऐसे में लोग अब जागरूक हो रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए भी लोग जागरूक हो रहे हैं, मास्क के लिए, और कहीं ना कहीं दो पद की गोष्ठी कई जगह पर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी जो जरूरत है इस समय पर सरकार को वो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। कि ग्रामीण क्षेत्र का आदमी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ना वैक्सीनेशन कराना चाहता है और जो ना मास्क लगाता है, उसको आज भी कोरोना जो है तो नेताओं की भीड़ वाला तरीके से लगता है कि उनकी भीड़ में कोरोना नहीं होता तो हमें कैसे हो जाएगा। तो इस चीज को भी दूर करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि ये बीमारी है जैसे अन्य बीमारियां हैं, चाहे वो कैंसर हो, टीबी, अन्य बीमारियां जो विद्यमान एक बार आ रही है उससे गई नहीं है, चाहे डेंगू हो, तो इन सब चीजों को देखिए तब कोरोना भी एक बीमारी के रूप में व्याप्त रहेगा। एक लंबे समय तक जब तक इसका परफेक्ट इलाज नहीं आता तब तक व्याप्त रहेगा। तो ऐसे में लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं खुद सावधानी बरतनी पड़ेगी तभी कोरोना से निजात मिल सकती है। बिल्कुल लवकेश, जिस तरीके से कोरोना के केसेस जो है वो कम आ रहे हैं, उसमें लॉकडाउन का लगना के वैक्सीनेशन का होना, ये तमाम जो चीज़ें वो काफ़ी मददगार साबित हुई हैं। ऐसे में 1 जून के बाद से लगातार मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया कि 1 जून के बाद जो है हम लोग वैक्सीनेशन में स्पीड लाएंगे, यानी कि बढ़ोतरी होगी। ऐसे में 1 जून के बाद अगर अनलॉक की प्रक्रिया होती है तो वैक्सीनेशन जो है और मददगार साबित हो सकता है। बिल्कुल, देखिए साथी, अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन की डिटेल से मुख्यमंत्री ने कहा है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जून से बहुत तेजी से बढ़ेगी। 18 से प्लस जो 45 वर्ष वाले हैं उनके लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेजी से की जाएगी, क्योंकि अब जो अनलॉक की बात कर रही है, अगर अनलॉक होती है तो हर जनता से पता है कि जान है तो जहान है। अगर ये जनता जानती है, जनता लगाया गया तो कर्फ्यू लगाया गया, तमाम चीजें हम लोगों ने देखा। तो वाराणसी की जनता पहले तो नहीं मान रही थी, न मानने के कारण जो केस बढ़ रहे थे, आपने देखा होगा डेली बनारस के कितने लंबे केस जा रहे थे, 3000, 4000, ऐसे 2000 आंकड़े पार करते। लेकिन जब जनता अब जान गई, क्योंकि जनता जानती है, क्योंकि जनता ही चाहे सगे संबंधी हो, चाहे दूर दराज हो, चाहे रिश्तेदार हो, सब ने कुछ न कुछ इस कोरोना काल में अपनों को खोया है। इसको लेकर के जनता पूरी तरीके से तैयार है। अनलॉक की अगर प्रक्रिया खुल जाती है तब पर भी वाराणसी की जनता, व्यापारी वर्ग, हमने पहले ही बता दिया था, वो पूरी तरीके से तैयार है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सारी चीजों का ख्याल रखना, सब जनता पूरी तरीके से वाराणसी की जनता जागरूक हो चुकी है। बिल्कुल, जान है तो जहान है। क्या इसी फॉर्मूले पर ही गाजियाबाद के जो तमाम लोग हैं वो घरों में कैद हैं? लोग घरों में कैद हैं और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। वहीं जो लोग बीते दिनों घर से निकल रहे थे, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे, उनको दंडित किया गया है, उनके चालान भी काटे गए हैं। और जिस तरीके से महामारी जो
होता है उस सेक्शन में कई बड़ी कार्रवाई भी की गई है। तो कुल मिलाकर दुकानें अपनी टाइम से खुलती है और टाइम से उनको बंद करा दिया जाता है। सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक दुकानें खुलने का टाइम है, उसके बाद रात को भी दुकानें नहीं खुलती हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग जान चुके हैं कि इवनिंग है और इस टाइमिंग पर ही दुकानें खुलेंगी और उस वक्त ही लोग निकल सकते हैं घर से। फिलहाल अभी पूरी तरीके से सड़कों पर सन्नाटा है, लोग अपने घरों में है, पुलिस सड़कों पर है, लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि अपने घरों में रहे, अगर कोई जरूरी काम होता है तो भी घर से निकले। प्रशासनिक अधिकारियों की अगर बात की जाए तो जो कि जिले के कप्तान हैं या डीएम हैं, वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं अस्पतालों का, थाने एरियाओं का और तमाम उन जगहों का जहाँ पर ये था कि वहाँ अस्पताल की व्यवस्था है या किसी कोई मरीज है उसको परेशानी हो रही है या किस तरीके की सहूलियत चाहिए या किसी भी चीज की कोई कमी देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार ये हमें कॉल करके जानकारी लेना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन कब कैसे किस स्थिति में होगा। हालांकि जो लोग यूँ कहें कि एक साइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उस रजिस्ट्रेशन के दौरान वैक्सीनेशन की बात कही गई थी, तो वो साइट भी पूरी तरीके से फुल हो गई है। उस साइट पर वैक्सीनेशन करने के लिए डेट नहीं मिल पा रही है। लोग चाहते हैं वैक्सीनेशन उनकी हो जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हो पा रही है। अब लोगों के पास एक ही विकल्प रह जाता है प्राइवेट अस्पताल की अगर बात की जाए तो वैक्सीनेशन के लिए प्राइवेट अस्पतालों में 1100, 1200, 1000 रुपए तकरीबन एक वैक्सीनेशन के लिए मांगे जा रहे हैं। अब ऐसे में प्रशासन अगर उन प्राइवेट अस्पतालों में भी तय कर दे कि इतने अमाउंट पर वैक्सीन लगाई जाएगी और अगर जहां पर सरकारी अस्पतालों में या जहां पर मुफ्त में वैक्सीन लगाई जा रही है वहां पर किस तरीके के हालात होने चाहिए, वो एक रूल रेगुलेशन बनाया जाए प्रशासन की तरफ से, तो ज्यादा अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए जो लगातार वैक्सीन लगाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि खतरा लगातार बना हुआ है, कोरोना काल अभी समाप्त नहीं हुआ है। लोग जरूर लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में है, लेकिन जिस तरीके से लोग वैक्सीन लगाना चाहते हैं उनके लिए और सहूलियत होनी चाहिए। और जिस तरीके के एक साइट दी गई थी उस साइट पर जाकर आप गूगल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वो रजिस्ट्रेशन लोगों का फिलहाल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में लोगों के लिए बड़ी पशुपेश की स्थिति बन गई है कि वो आखिर वैक्सीनेशन का किस तरीके से वैक्सीन कराएं और वैक्सीनेशन सेंटर जो है लगातार उन पर पहुंचे तो वहां पर उनको भीड़ ना मिले और वो वैक्सीन करा सके। जी साक्षी, बिल्कुल। और गाजियाबाद वही जिला है जहां पर येलो फंगस का पहला केस भी सामने आया। ऐसे में तमाम जो गाजियाबाद के लोग हैं उनको और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। अब बिल्कुल साक्षी, येलो फंगस का पहला मामला दिल्ली एनसीआर के जिला गाजियाबाद में आया है और वहां पर जो डॉक्टर थे उन्होंने कैमरे के जरिए कैमरा कान में एंटर करके स्क्रीन पर दिखाया भी मरीज के जो तीमारदार थे, उसमें भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि येलो फंगस है इस बार और ये पहला मामला जिला गाजियाबाद में आया है। इससे पहले शुरुआती दौर में ब्लैक फंगस की बात कही गई थी, फिर व्हाइट फंगस, और अब ये बताया जा रहा है कि येलो फंगस आ गया है जो कि काफी ज्यादा है। येलो फंगस का पहला मामला गाजियाबाद में आया, हालांकि उसका शख्स का जो जिससे येलो फंगस के लक्षण देखे गए उसका इलाज चल रहा है अस्पताल में और उसका कहना है कि हम कंट्रोल करने के भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन येलो फंगस के बारे में ये कहा गया है कि उसके लिए उचित दवाइयां जो हैं वो उपलब्ध नहीं है जिले में। अगर इस तरीके के मामले लगातार और बढ़ते हैं तो आखिर दवाइयां किस तरीके से उपलब्ध होंगी और इलाज किस तरीके से होगा, ये अपने आप में एक बड़ा बात है। क्योंकि ब्लैक फंगस के लिए कहा गया है कि उसकी दवाइयां उपलब्ध हैं, येलो व्हाइट फंगस कहा गया कि उसकी दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन अब येलो फंगस आया है और इसकी दवाइयां फिलहाल गाजियाबाद जिले में नहीं है। जी साथी, बिल्कुल। आलोक, जिस तरीके से लगातार देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, ऐसे में तमाम जो जनता है वो कहीं ऐसा ना हो कि लापरवाही बरते अगर अनलॉक की प्रक्रिया खुलती है। एक साक्षी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से प्रशासन सख्त है, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि उनके अपने जिले का हाल, इस तरीके से सहारनपुर की भी स्थिति है कि जैसे ही 7 बजे से 11 बजे तक दुकानों के खुलने का टाइम है, जो सब्जी वाले हैं, जो परचून की दुकान वाले हैं, राशन वाले हैं, डेयरी वाले हैं, ये 11 बजे के बाद भी दुकान बंद करना नहीं चाहते। अगर पुलिस प्रशासन की पिकेट, चीता, टेंडर डायल, ये तमाम लोग मूवमेंट ना करे तो इनकी दुकानें जो है 2 बजे तक खुलती रहे। स्थिति यह है कि यहाँ पर जनता को समझना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, शासन और तमाम सिस्टम जो है पूरी तरह, चाहे वैक्सीनेशन देने का मामला हो, चाहे वो मेडिसिन देने का मामला हो, चाहे टेस्टिंग का मामला हो, चाहे ट्रेसिंग का मामला हो,
सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं है। प्रशासन और सरकार पर कोई प्रश्न चिन्ह जनता के जीवन को बचाने के लिए नहीं लगाया जा सकता। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता अगर जागरूक नहीं होगी, कोरोना की ये लहर जो आ रही है, तीसरी लहर का जो संभावना व्यक्त की जा रही है, जिस तरीके से व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, इस तरीके की जो आ रही है, जिस तरीके से बच्चों के कहर की बातें हमारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे हैं, ये सब बातों के लिए अगर जनता नहीं मानेगी, जनता नहीं समझेगी। देखिए, सरकार की ओर से बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है। सरकार की ओर से रेहड़ी पटरी वालों को 1000 रुपए उनको घर पर भेजे जाने की प्रक्रिया चल गई है। जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो सब्जी लगाते हैं, जो और काम करते हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं, उनके लिए जो दैनिक चीजें हैं, उनके लिए छूट दी हुई है। तो इतना बड़ी बात नहीं है कि लोगों को किसी चीज की खाने की और भरपेट रोटी की दिक्कत पड़ जाए। और ऐसे भी लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली हैं, जो उससे ऊपर की फैमिली है, उनके पास भी 6 महीने साल भर तक ऐसी स्थिति नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि जनता को समझना होगा, गांव देहात के लोगों को समझना होगा, इस बात को उनको जानना होगा कि अगर हमारे गांव में जिस तरीके से एक सरकार की योजना चली है, मेरा गांव कोरोना मुक्त, मेरा वार्ड कोरोना मुक्त, ये जो कहा है, इसमें यहाँ की जो निगरानी समिति है, पार्षद है, ग्राम प्रधान है, हालांकि सरकार के साथ साथ अपने संगठन को भी जमीन पर उतारा है, अपने संगठन के लोगों को भी कहा है कि आप भी जाइए, घर जाइए, गांव में जाइए, अपने सीएससी पीएससी को अडॉप्ट कीजिए, विधायकों को कहा है कि पीएससी सीएससी अडॉप्ट कीजिए। सरकार की ओर से, संगठन की ओर से किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। जनता को समझना होगा। अगर जनता नहीं समझी, अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा, कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करा, तो इसके रिजल्ट अच्छे आने वाले नहीं है। जी साहब। बिल्कुल। मानवेंद्र, क्या ऐसा हो सकता है कि जो दुकानें, अगर अनलॉक की प्रक्रिया होती है धीरे धीरे, तो जो दुकानें एसेंशियल आइटम्स में नहीं आती हैं, क्या उनको अभी भी बंद रखा जाएगा? क्योंकि हो सकता है उनसे जो केसेस है उन्हें बढ़ोतरी हो। आपको बता दूं साक्षी, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया था कि आगरा में व्यापारिक संगठन है, चाहे वो मझोले व्यापार वाले हों या छोटे व्यापार वाले हों या बड़े व्यापार वाले, सबका ये कहना है कि ऑल्टरनेट डेज में या तो शॉप्स खोलने की अनुमति मिले या फिर कुछ शिफ्टिंग के हिसाब से कुछ किया जाए, जिससे कि दुकानें सभी खुले। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन की प्रक्रिया पहले रही थी, जो पिछले साल लॉकडाउन रहा था, उसके बाद जो आर्थिक रूप से व्यापार पे एक तरह से चोट पड़ी है, सब हर तरह के व्यापार पे, उसके बाद से लोग अभी तक उभर नहीं पाए थे। और ऐसे में जब कोरोना की दूसरी लहर में आके आतंक मचा दिया, भयावह एक तरह से जनहानि हुई, लोग डर के मारे घरों से निकलना बंद हो गए, और ऐसे में कहीं ना कहीं आर्थिक संकट एक बार फिर उनके आगे खड़ा हुआ है। क्योंकि इन लोगों के मध्यम वर्ग जो सबसे बड़ी इसके सामने परेशानी है, कोई ऐसा परिवार शायद ही होता है जिसने गाड़ियां फाइनेंस नहीं कराई हो, जाने चीजों पर फाइनेंस का कोई आइटम उनके पास ना हो, तो फाइनेंस की किस्तें भी उन्हें देनी है, उन्हें स्कूल की फीस भी देनी है और बिजली का बिल भी भरना है। तो ऐसे में उनके लिए मजबूरी होती है कि कहीं ना कहीं उनकी दुकानें खोली जाए, जिससे उनका थोड़ा बहुत व्यापार चल सके, जिससे वो आर्थिक संकट से दूर हो पाए। ये एक ऐसा वर्ग है जो सब लोगों से दूर होता है, ना सरकार से सहायता मिलती है और ना ही कोई अन्य सामने आता है। अफसर मैं साक्षी एक बात और कहना चाहूंगा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अपील की गई थी सभी विधायकों, सांसदों से कि वो लोग अपने क्षेत्र के सीएचसी और पीएचसी जो है उनको गोद ले, ताकि वहां पर इलाज की सुविधा अच्छी तरीके से मुहैया हो सके। तो तीसरी लहर जो आने वाली है उसको लेकर पहले से व्यापक कार्य करनी है, लेकिन अभी तक कोई भी सांसद या विधायक चीजों को लेकर आगे नहीं आया, ना कोई संकल्प रख किया गया है। मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड की बात कही जा रही है, लेकिन सैनिटाइजेशन की अगर बात की जाए तो किसी वार्ड में इक्का दुक्का पार्षद जो है वो अपने स्तर से जरूर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, सैनिटाइज वार्ड को कराते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों की सुरक्षा पर लिए संवेदनशील नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आगरा नगर निगम में 100 वार्ड हैं, तो लगभग 80% सुपर वार्ड जो है अभी भी सैनिटाइज से अधूरे हैं। तो ऐसे में लगातार जो मुख्यमंत्री योगी के आदेशों की अवहेलना प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग करता हुआ चला रहा है, इसका खामियाजा अपने तीसरी लहर में भुगतना ना पड़े, इस दौर भी देखना होगा। लवकेश, हमने देखा है कि अगर लॉकडाउन की प्रक्रिया खुलती है, ऐसे में खासतौर से जो तमाम ग्रामीण क्षेत्र है उनमें वैक्सीनेशन को और अधिक तौर पर किया जाए। ऐसे में जिस तरीके से हमने देखा था वैक्सीन को लेकर जो है काफ़ी भ्रम फैलाया जा रहा है और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी भ्रम है। ऐसे में उस भ्रम को दूर करने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं फिलहाल की गई हैं? देखिए, जो जिस तरीके से जनता के बीच में ग्रामीणों में भ्रम का फैलाया, भ्रम नहीं है, कहीं ना कहीं जनता को यह समझना होगा भ्रम नहीं है, क्योंकि जनता को यह समझना होगा कि जिस तरीके से ये ब्लैक फंगस,
येलो फंगस और कोरोना जैसी बीमारी है, उसको लेकर के आप कहीं उसको गंभीर तरीके से ले सतर्क रहे, क्योंकि बच्चों के ऊपर जो ये आफत आन पड़ी है, सबसे पहले बच्चों को बचाना होगा, क्योंकि बच्चे अबोध होते हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती कि किन चीजों से हमें बीमारी होती है, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। बच्चे हैं, खेलेंगे कूदेंगे, तमाम चीजें हैं, मिट्टी में खेलेंगे, लेकिन परिवार को समझना होगा, सदस्यों को समझना होगा कि किस तरीके से बच्चों को बचाया जा रही है। भ्रामक स्थितियां के लोगों को जाना चाहते हैं, तो वो लोग भी समझ ले कि अगर भ्रामक स्थिति ऐसी कुछ नहीं है, जनता को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग की लगातार, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहर हो, लगातार स्वास्थ्य विभाग की और जिला प्रशासन नजर बनाए, चाहे ड्रोन कैमरे के माध्यम से, चाहे ग्राम प्रधान के माध्यम से, जो भी जनप्रतिनिधि है या फिर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, वो भी गाँव गाँव जाकर के मुहिम चल रहे हैं कि आप सतर्क रहिए, क्योंकि ये जो बच्चों पे आफत आन पड़ी है, बच्चों को बचाना होगा, जनता को समझना होगा, क्योंकि बच्चे अबोध होते, उन्हें जानकारी नहीं होती, उसको लेकर के सजग रहे। अगर बच्चों में किसी भी तरीके की परेशानी आती है, कुछ लक्षण आपको दिखाई दे, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाए या फिर डॉक्टरों का परामर्श ले, अन्यथा उन्हें अपने मन से किसी भी तरीके की कोई दवा न दे और कोई जोखिम न ले। घर का जो उपचार है उसको न करने का, क्योंकि डॉक्टरों की सलाह इस समय लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जो तीसरी लहर है और कोरोना ब्लैक फंगस और येलो फंगस, वो बच्चों पर सबसे बड़ी आफत आन पड़ी है। बच्चों को बचाने के लिए उनके अभिभावकों को जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से लगातार शहर शहर ये महामारी फैल रही है और महामारी जो है वो नए नए रूप भी ले रही है, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस, ऐसे में अगर लॉकडाउन को सरकार अगर अनलॉक करती है, ऐसे में कितना मददगार या फिर कह सकते हैं गलत डिसीजन ये हो सकता है? तो साक्षी, ये डिसीजन फिलहाल गलत हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया है, कोरोना की चेन जिस तरीके से लगातार तोड़ने की बात कही गई थी, और जाहिर तौर पर अभी जो मामले लगातार घट रहे हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर संक्रमितों की संख्या ज्यादा है। अब ऐसे में उन संख्याओं को कम किया जाए, लोग घरों पर पहुंचे अपने ठीक होकर, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तो कुल मिलाकर उस दौरान, हालांकि ये जो पीरियड है ये काफी लंबा हो जाएगा, अगर सभी लोग ठीक होकर, तब तक प्रशासन इंतजार करे कि सभी लोग ठीक होकर अपने घर पर पहुंचे तब लॉकडाउन खोले, क्योंकि अभी हालात जो हैं वो काफी खराब हो गए हैं उन लोगों के लिए जो व्यापारी वर्ग है, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, या फिर उन लोगों के लिए कह सकते हैं जिनको अपने एक तयशुदा इंस्टॉलमेंट देनी होती है, उन लोगों के लिए काफी परेशानी हो गई है। या फिर उन लोगों के लिए कह सकते हैं कि जो लोग घर में 5 और 6 मेंबर हैं और कमाने वाला एक है, जो कि अभी लॉकडाउन के दौरान बाहर नहीं जा सकता, कमाने नहीं जा सकता, तो उन लोगों के लिए परेशानी का सबब बना है लॉकडाउन। लेकिन लॉकडाउन खुलना भी जरूरी है, और अगर लॉकडाउन खुलता है तो लोग किस तरीके से लॉकडाउन अनलॉक करें, क्योंकि लॉकडाउन अगर खुल जाता है तो लोग भारी संख्या में अपने घरों से निकलेंगे और ऐसे में संक्रमण बढ़ने का खतरा ज्यादा है। और जबकि यूँ कह सकते हैं कि कोरोना का जब दूसरी लहर आई थी, उस दौरान आपको याद होगा कि किस तरीके से कोरोना के लगातार मामले बढ़े थे, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, वेंटिलेटर की कमी हो गई थी, अस्पतालों की अगर बात की जाए तो वहां पर बेड उपलब्ध नहीं थे, और जहां पर बेड उपलब्ध थे वहां पर संख्या, जो अमाउंट था वो बहुत ज्यादा लिया जा रहा था, तो प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी देखी गई थी। और जो कि इस दौरान आपातकालीन स्थिति में अफसर जो लोगों ने अपने कालाबाजारी की थी, उन लोगों पर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई की है, लेकिन बावजूद इसके कालाबाजारी बदस्तूर जारी रही। फिलहाल हालात जो कि सामान्य बने हुए हैं, लेकिन अगर लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ अगर हम जाते हैं तो जाहिर तौर पर काफी ज्यादा लोगों को समझना होगा कि अगर संक्रमण फैलेगा तो ये खतरा उनके लिए है, और फिर दोबारा प्रशासन और शासन और यूँ कहें कि केंद्र के पास केवल एक ही विकल्प रह जाता है, लॉकडाउन। और लॉकडाउन लगता है तो लोगों को इससे परेशानी होती है, ये परेशानी ना हो इसके मद्देनजर लोगों को सोचना होगा कि संक्रमण से बचना भी है, अपना काम भी करना है, और अब इसके साथ ही सरवाइव करना है। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, लॉकडाउन खुलता है, अनलॉक होता है, तो उस वक्त लोगों की संख्या बाहर ज्यादा निकलती है और सड़कों पर, ट्रेन में, बाहर संक्रमण फैलने का लगातार खतरा बढ़ेगा। जी बिल्कुल। आलोक, आपके जिले में जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उन पर प्रशासन कितना सख्ती दिखा रहा है? लगातार चालान कर रहे हैं, मुख्य मार्गों के साथ घनी आबादी के क्षेत्रों में भी लगातार पुलिस पिकेट कर रही है, आ रहे हैं जो अकारण घूम रहे हैं उनको टोक रहे हैं, और जो नहीं मान रहा है उनके चालान भी कर रहे हैं। और चालान भी कम नहीं है, चालान पहले 1000 रुपए का है, उसके बाद 10,000 रुपए का।
जिसका एक बार चालान हो रहा है वो बिल्कुल दोबारा घर से बाहर निकल ही नहीं रहा है। पुलिस और प्रशासन पर किसी भी तरीके का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। जितना पुलिस प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के डीआईजी, यहाँ के एसएसपी सहारनपुर के पूरी तरीके से ग्राउंड जीरो पर उतरकर लगातार सुबह से निकलकर दोपहर तक पूरा फील्ड में घूमते हैं, फिर शाम को फील्ड में घूमते हैं, लोगों को समझाते हैं। कुछ लोगों को एनजीओ के साथ मिलकर मास्क का वितरण भी करते हैं। अगर किसी ने मास्क एक लगाया हुआ है तो उनको समझाते हैं, एक नहीं 2 मास्क लगाइए। उनको 2-2, 3-3 मास्क भी प्रोवाइड करते हैं। प्रशासन की जहां तक बात है, सरकार की जहां तक बात है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जहां तक बात है, इनके पूरी कैबिनेट की जहां तक बात है, सब लोग पूरी तरीके से मुस्तैद है कि जनता के जीवन को, उनके स्वास्थ्य को बचाना है। अब समझना है जनता को समझना होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, जनता को इस बात को समझना होगा क्योंकि ये कोरोना की जो बीमारी है अब ये बहुत जीवन तक आगे तक चलनी है, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। जिस तरीके से हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये बीमारी पर रोक तो आर्जी तौर पर लगाई जा सकती है। इसी के लिए जो वैक्सीनेशन है, बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जैसे ही स्लॉट खुलते हैं वो स्लॉट एकदम बुक हो जाते हैं, 10 मिनट में 15 मिनट में बुक हो जाते हैं। लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर बहुत भारी उत्साह है, चाहे वो 45 प्लस के लोग हों, चाहे वो 18 प्लस के लोग हों। वैक्सीनेशन और यहाँ पर लगातार सेंटर भी बढ़ाए गए। जहाँ शुरुआती दौर में सहारनपुर में 17 सेंटर थे, उसके बाद इसको 25 किया गया, 25 के बाद 40 किया गया। और अब जो सरकारी जो सेवा केंद्र में जो लोग पहले ये बात आ रही थी कि उनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, लोग जानते नहीं है किस तरीके से पोर्टल पे जाएंगे और किस तरीके से उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसकी सुविधा भी सरकार ने दे दी है। किसी भी तरीके से प्रशासन और सरकार की कोई कमी नहीं है। कमी है तो जनता की। ये जितना भी बड़ा है, ये जितना भी संक्रमण बढ़ा है, इसके पीछे सारा दोष जनता का है। बिल्कुल। ना 2 गज की दूरी मेंटेन की है, ना मास्क लगाए हैं, ना कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया। प्राइम न्यूज लगातार, प्राइम न्यूज के हमारे पूरी टीम प्राइम न्यूज की, चाहे ग्राउंड जीरो पे उतरकर, चाहे वो अपने चैनल के माध्यम से लगातार अपील करती रही है, लगातार लोगों को जागरूक करती रही है। और लोगों ने देखा भी है, समझा भी है। प्राइम न्यूज को देखने के बाद लोगों ने बहुत ज्यादा कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी करना शुरू किया है। लेकिन फिर भी जनता को समझना होगा, जनता को मानना होगा, तभी ये जो वैश्विक बीमारी के रूप में उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में बीमारी बिल्कुल, और जनता को लापरवाही करनी भी बंद करनी पड़ेगी। मानवेंद्र, जिस तरीके से मौत के आंकड़े बढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश में, उसी बीच आज जो है लगभग 1000 जो है आंकड़ों में गिरावट देखने को मिली, जहां पर कल लगभग 4000 के पार मौतें हुई थी, तो वहीं आज 3000 मौतें हुई। ऐसे में कह सकते हैं कि जो मौत के आंकड़े हैं उनका ग्राफ कम हो रहा है। साक्षी, मैं आपको बताऊं, अगर ताजनगरी आगरा की बात करूं तो पिछले अगर बात की जाए 4 दिन के अंदर लगभग 50 से ज्यादा मौतें आगरा में सामने आ चुकी हैं। हालांकि जो कोरोना का आंकड़ा है वो लगातार घटता हुआ चला आ रहा है। जहां अगर बात की जाए 30 अप्रैल की तो 892 मामले एक ही दिन में सामने आए थे, वहीं आज की घटना एक्टिव केस की जो संख्या है वो 760 ही रह रही है। तो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि मई जो है वो राहत भरा एक तरह से लोगों के लिए आया है और जो कोरोना के आंकड़े हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसके लिए कारण जो है वैक्सीनेशन और कोरोना कर्फ्यू है। इन दोनों के अप्लाई किए जाने के बाद जो लोगों के मामले हैं वो कम होते चले जा रहे हैं, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो आंकड़ा में लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं इसके लिए जो बात है वो ये भी है कि जो पुराने समय में जो मौतें हुई थी उनका डेटा फीड नहीं किया जाता, जो सरकारी डेटा के अंदर वो भी अब फीडिंग स्टार्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं आंकड़े पुरानी मौतें हुई हैं उनको भी डेटा जोड़े जा रहे हैं। लेकिन साक्षी, जो आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि इस समय सबसे बड़ी जो निजात मिल रही है, जो कोरोना संक्रमण कम हो रहा है, तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इसकी गिरावट देखने को मिलेगी। और जो अगर देखा जाए तो प्रदेश के अन्य शहरों में देखने को मिल रही है कि मौतों के आंकड़े सिर्फ कम हो रहे हैं। लेकिन इस समय सबसे बड़ा खतरा जो है वो ब्लैक फंगस बनता हुआ चला जा रहा है। आगरा में पिछले 5 दिन के अंदर ही 22 मामले सामने आ चुके हैं, 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 लोगों के आज ऑपरेशन भी किए जाएंगे। तो ऐसे में ब्लैक फंगस भी एक बड़ी परेशानी बनकर सामने आता जा रहा है, जिसके लिए भी अगर बात की जाए ऐसा मेडिकल कॉलेज जो आगरा की लगभग 100 किलोमीटर सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहां पर भी सिर्फ 8 लोगों के लिए भी इलाज के लिए मेडिसिन अवेलेबल है। और ऐसे में अन्य लोगों का इलाज कैसे होगा, उन लोगों के लिए कैसे इस बीमारी से निजात दिलाएगी, ये बड़ा सवाल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी हमको देने के लिए। तो हमारे रिपोर्टर्स लगातार बने हुए थे ग्राउंड जीरो से और बता रहे थे कि उनके जिले में फिलहाल क्या कुछ व्यवस्थाएं बनी हुई है, लेकिन लगातार प्राइम न्यूज आपसे यही अपील कर रहा है कि सावधानी बरतिए, क्योंकि अगर लॉकडाउन खत्म भी होता है तो आपकी सावधानी आप ही के हाथ में है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।